नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक की दुकान। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो श्रृंखला एनसीईआरटी क्लासिक्स विज्ञान की जो श्रृंखला एमसीक्यूज़ की चल रही है, उसका एक अगला वीडियो हम इसको देखेंगे और ये क्लास 6 का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद अगले क्लास के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं और वीडियो में जानते हैं कौन-कौन से प्रश्न हैं। ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उसको पढ़ के एक अमृत के रूप में निकाला गया है और सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सूटेबल है और उसमें पूछे जाएँगे। तो आइए देखते हैं और पहला प्रश्न हमारे सामने है, इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं और जानते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है और यह प्रश्न है, निम्न में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन है? एसआई मात्रक क्या है? फुट, मीटर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन-सा है? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है? क्लियर है? मैंने बार-बार कहा है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वाहन सरल रेखीय गति में, झूला आवर्ती गति में, पंखा वर्तुल गति में या उपरोक्त सभी। तो देखना है कि क्या यह तीनों वाहन, झूला और पंखा, इसके चलने की गति क्या है? वाहन, एक फोटो ये लगाया हुआ है, देखिएगा ये सीधी गति में जाती है, यानी ये सरल रेखीय गति है। रेखा क्या है? रेखा सीधी जाती है। आप कहेंगे कि सर हम गाड़ी को तो ऐसे-ऐसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन देखिए घुमा सकते हैं लेकिन चलेगा वो रेखे रेखे के हिसाब में ही। करने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका पहिया जो है ना सीधी रेखा में ही आगे होगा। यानी सरल रेखीय गति, रेखा की व्यवस्था में वाहन चलती है। तो यह जो सुमेलित जो युग्म है, यह सही है। यह सही ढंग से सुमेलित किया गया। अब आता है झूला, ये है आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या है? आवर्ती गति का मतलब होता है इधर से इधर, फिर इधर से इधर। ऐसा ही होता है। जैसे पेंडुलम हमने देखा है ना, पेंडुलम, वो इधर आता है, फिर इधर आता है। तो इन अगर फ़ोटो में देखा जाए तो देखिएगा झूला क्या है? आगे से पीछे है, पीछे से आगे होता है, फिर आगे से पीछे होता है, फिर पीछे से आगे होता है। यही यानी पेंडुलम की स्थिति में ये रहती है। पीरियोडिक मोशन इसको हम कहते हैं, आवर्ती में। यानी झूला का युग्म वाला जो है आवर्ती गति, ये भी सही ढंग से सुमेलित है। पहला सही है, दूसरा सही है। अब देखते हैं पंखा। पंखा की अंग्रेजी में अगर आते हैं इसके में, तो इसका होता है सर्कुलर, ठीक है ना, ये सर्कुलर। तो पंखा जो किस मोशन में चलता है? सर्कुलर मोशन में चलता है, यानी राउंड राउंड चलता है। तो वर्तुल गति, यानी जो राउंड राउंड चलता है वो वर्तुल गति होता है। जो आपको आगे पीछे पेंडुलम की स्थिति में चलता है वो आवर्ती गति होता है। वाहन सरल रेखीय गति जो सीधी गमन करती है वो सरल रेखीय गति होती है। यानी यहाँ सारे के सारे युग्म जो है वो सही ढंग से सुमेलित है। आशा है आपको इससे कंफ्यूजन जो भी अगर होगा वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब बनना कौन सी घटना है? दर्पण में प्रतिबिंब बनना कौन सी घटना है? यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं और कुछ तस्वीर भी दिख रही है। पहला है अपवर्तन, दूसरा है विवर्तन, तीसरा है परावर्तन। हम इस दर्पण में प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था को आपको जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन क्या है, विवर्तन डिफ्रैक्शन क्या है और परावर्तन रिफ्लेक्शन क्या है। पहले यहाँ देखते हैं। तो अपवर्तन एक उदाहरण से भी देखते हैं कि पानी में रखे सामान का सतह से ऊपर दिखना, ये क्या है? ये अपवर्तन का उदाहरण है। पानी में मान लीजिए सामान देकर रखा हुआ है, गिलास रखा है सीधे, लेकिन दिख कैसा रहा है? टेढ़ा। कोई ये भी स्थिति बनती है कि कोई अगर गिलास में कुछ सामान एकदम नीचे सिक्का रखा होगा, भले उसकी सतह में सटा होगा, लेकिन आप देखिएगा तो लगेगा ऊपर है। ये किस चीज़ का उदाहरण है? ये उदाहरण है आपको, अगर देखा जाए तो क्या दिखेगा? ये आपको उदाहरण है अपवर्तन का। किस चीज़ का उदाहरण है? अपवर्तन का। अब देखते हैं परावर्तन। परावर्तन परावर्तन कहते हैं कि सूर्य के आईने की सहायता से किसी वस्तु की छाया को दूसरी जगह ले जाना। आईने की सहायता से हम सब लोगों ने ये काम किया है। शीशा जब घर में टूट जाता था तो क्या करते थे? सूरज की प्रकाश की तरफ से लेके और उसको हम लोग चमकाते थे। यही कहलाता है आपको परावर्तन। यही हमें परावर्तन कहलाता है। और यहाँ लगे हाथ हम लोग ये बात जान लेते हैं, ये परावर्तन है। लगे हाथ हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी कमरे का जो कि प्रकाश की जो व्यवस्था है उसमें रखे गए सामान के पर डिपेंड करता है। वो क्यों? परावर्तन। अक्सर देखिएगा लोग बिछावन के चादर जो है आपको क्या करता है? लाइट कलर का रखता है, क्योंकि प्रकाश उस पर पड़ेगा तो उस पर प्रकाश पड़ के जो प्रकाश आगे लेके जाएगा वो लाइट कलर लेके जाएगा। डार्क होगा तो कमरा अंधेरे दिखेगा। अक्सर लोग अपने बेडरूम की कमरों को किस तरह से लाइट कलर में कलर कराते हैं, क्योंकि प्रकाश उस पर पड़ेगा तो लाइट कलर, अगर दीवार पे प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा? एक ब्राइटनेस लेके आएगा। अगर दीवार डार्क होगा
तो वो क्या होगा, डार्क लाइट लेके आएगा, तो अंधेरा होगा कमरे में। यही है परावर्तन की व्यवस्था। चलिए उसके बाद आता है विवर्तन, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है आपका, उसका एक उदाहरण है और उसको कहा जा सकता है कि सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। एक शब्द है प्रकीर्णन, आपको प्रकीर्णन के कारण जो बूंद जो होती है, बारिश की बूंद हुए, वो कैसा दिखता है, रंग बिरंगा दिखता है, जिसको इंद्रधनुष कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष का रंग बिरंगा दिखना क्या है, विवर्तन का उदाहरण है। क्लियर है। तो अगर इसमें देखा जाए, तो अगर दर्पण में प्रतिबिंब बनना कौन सी घटना है, तो इसमें देखा जाए तो परावर्तन जो है ये दर्पण में प्रतिबिंब बनने की एक घटना और एक उदाहरण मानी जा सकते हैं। लगे हाथ हम लोगों ने प्रश्न भले एक है, लेकिन हमने 3 उदाहरण हमने देखे और हमें पता चला कि क्या ये अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है और विवर्तन क्या है। तीनों हम लोगों ने जाना। प्रश्न भले एक था, पीछे भी हमने जाना, एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्नों को हमने देखा। अब देखते हैं अगला। व्यक्ति वस्तु को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब व्यक्ति के आंखों पर प्रकाश पड़े, और जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथा, इसमें से क्या होगा, इसमें होगा आपको कि जब प्रकाश वस्तु पर पड़े, जब प्रकाश क्या होगा, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, तो व्यक्ति वस्तु को देख पाता है। जब चूंकि प्रकाश जो है वो वस्तु पर पड़ता है और वो आंखों पे आता है, न कि आंखों पर प्रकाश पड़ता है तो वस्तु पे जाता है, बिल्कुल नहीं। यह है आपका क्लियर है कि प्रकाश पड़ता है पहले वस्तु पर और वो आपके आंखों की तरफ आता है। यही सही प्रक्रिया है और यही सटीक उत्तर है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगला इसका ऑप्शन क्या है देखते हैं। विद्युत सेल में सिराएं धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। बी, विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करते हैं। उसके बाद सी क्या है, उसमें विद्युत बटन का उपयोग विद्युत धारा को रोकने और शुरू करने के लिए किया जाता है। डी, उपरोक्त सभी। देखिएगा, आइए इस पे विचार करते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि लंबे प्रश्नों को देखकर स्किप नहीं करना है। आज के समय में पैटर्न जो है एग्जामिनेशन का कथन से संबंधित ही आता है, क्योंकि अब पैटर्न वन लाइनर नहीं हुए, 70 से 80% प्रश्न इसी तरह आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रश्न इंटरेस्टिंग हो। प्रश्न कभी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, रुचिकर कभी नहीं होगा। प्रश्न हमेशा परेशान करने वाला ही होता है। प्रश्न और परेशान दोनों साथ हैं। तो प्रश्न को रुचि से मत जोड़िए और प्रश्न देख के मजा आए, ये उसमें मजा नहीं खोजिए। प्रश्न हमें कठिन है तभी तो वो प्रश्न है। तो प्रश्नों को पढ़ने की आदत डालिए। तो प्रश्न बड़ा होकर देखिए, स्किप नहीं कीजिए, उसी से पाला पड़ेगा। और कथन संबंधित पैटर्न ही परीक्षा के आज का जो व्यवस्था है उसमें पूछे जाने की प्रक्रिया में है। आइए देखते हैं और इसको समझते हैं। पहला ऑप्शन जो हमने पढ़ा था कि विद्युत सेल में सिराएं धनात्मक और ऋणात्मक होती है, बिल्कुल सही बात है। विद्युत सेल में क्या होता है, एक धनात्मक होता है और एक सिरा ऋणात्मक होता है। ये सेल है ना, ये सेल है ना, बिल्कुल होता है ना। इसमें हमने देखा एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा पे विचार करते हैं, देखते हैं क्या है। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करती है। मान लीजिए घर में जो बैटरी है उसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं कि नहीं। जब देखिएगा बैटरी पुराना हो जाता होगा तो आपने बचपन में भी उसको चीर के देखा होगा। हम सब लोगों ने तो, बहुत सारे लोगों ने ब्लैक बोर्ड रंगा है उससे। तो जब हमने उसको चीर के देखा है तो उसके अंदर क्या दिखता है, उसके अंदर हमको दिखता है पाउडर। तो वो क्या है, पाउडर, वो रासायनिक पदार्थ हैं। और यही रासायनिक पदार्थ क्या होता है, विद्युत में परिवर्तित करता है। वही रासायनिक पदार्थ विद्युत उत्पन्न करता है। यानी दूसरा प्रश्न भी, दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। हम लोग जा रहे हैं उपरोक्त सभी की तरफ, यानी 2 उत्तर सही हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि उपरोक्त सभी होगा। तीसरा है, इस पर भी विचार करके चलते हैं। विद्युत बटन का उपयोग करके विद्युत धारा को रोकने और शुरू करने के लिए, ये तो आम बात है, बटन होगा उसी से ऑन ऑफ किया जाता है। तो यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी उत्तर इसका क्या है, डी उत्तर है। क्लियर है। मैंने यहाँ एक चित्र लगा दिया, यहाँ बटन भी लगा दिया है। ये सारी बातें इसमें, ये जो काला एरिया है ये रासायनिक पदार्थ है। हमने अपने बैटरी को घरों में देखा है और ये टॉर्च का प्रारूप है। आइए देखते हैं, निम्न में कौन विद्युत की चालक है। निम्न में से कौन विद्युत की चालक है, कौन, थर्माकोल, हवा, एल्युमिनियम की पट्टी, प्लास्टिक की कुर्सी। अब देखिए, थर्माकोल हमने सब ने देखा है, थर्माकोल से बिजली जाएगी, बिजली से उससे चल सकता है। चालक का मतलब क्या होता है, जो जिससे कोई चीज उसके द्वारा चल सकती है, यानी उससे गमन कर सकता है। तो थर्मोकोल से तो कभी गमन नहीं करेगा। अब रही बात हवा का, क्या हवा से विद्युत गमन कर सकता है। अगर गमन करता तो सारा पोल जो लगा हुआ है और सारा तार पोल पे तो नंगा ही है। अगर गमन करता तो हवा से तो सारा लोगों को करंट लगता, सारा लोग मर जाता। तो इसका मतलब हवा से भी गमन नहीं करता है। एल्युमिनियम की पट्टी, बिल्कुल जो हमने देखा है एल्युमिनियम की पट्टी, क्योंकि एल्युमिनियम जो है विद्युत का कुचालक नहीं है, विद्युत का सुचालक है।
देखिएगा जो तार होता है ना सब एल्युमिनियम का होता है, यानी तारवा से उसे बिजली एक खंभा से दूसरे खंभा जुड़ा रहता है, तो तार उसमें पहले एल्युमिनियम का लगता था ना। अब तो भले कवर वाला आ गया है, लेकिन अब एल्युमिनियम का तार ही होता था, यानी एल्युमिनियम का तार सुचालक है तभी तो उसके में लगाया जाता है। उसके बाद है प्लास्टिक की कुर्सी थी, तो प्लास्टिक है, आप सबको पता है कि प्लास्टिक के साथ विद्युत गमन नहीं करती है, वो कुचालक होता है, यानी उसका सही उत्तर क्या है? एल्युमिनियम। यहाँ एक हमने चीज़ जाना कि हवा में कन्फ्यूजन होता है लोगों को अक्सर कि हवा में बिजली नहीं फैलती है। क्लियर है? नहीं तो हवा में फैलता तो कोरोना की तरह सारा लोग मर जाता। आइए देखते हैं सातवां, बड़े शानदार प्रश्न ये। चुंबकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहां ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं पूछ रहा है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सी, दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। डी, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आइए देखते हैं, पहले समझते हैं ये है क्या। पूछ रहा है कि नहीं है। एक चीज ध्यान देने, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिस प्रश्न में जो भी एमसीक्यू लाए जा रहे हैं और जिसमें होगा कि नहीं है, तो समझिए उस एक प्रश्न में कम से कम 4 प्रश्न जुड़े हुए हैं, उससे 4 प्रश्न मिलते हैं। यानी अगर 4 ऑप्शन है तो एक नहीं है, उसका आंसर वो एक आंसर का बना ही किसी क्वेश्चन का। उसके अलावा 3 जो सही है वो भी तो एक ऑप्शन बना, वो भी तो आपके लिए एक प्रश्न का उत्तर है। तो यही है, जिस प्रश्न में नहीं है वो समझिए एक प्रश्न 4 प्रश्न, कम से कम 4 प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा है। तो यहाँ है नहीं, यानी यहाँ 4 प्रश्न आपको मिल रहा है। पूछ रहा है चुंबक के संदर्भ में। देखिए ये चुंबक है और हम सबको पता है और हम सब जानते हैं कि चुंबक की 2 धाराएं दो ध्रुव होते हैं। एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। 2 ध्रुव होती हैं चुंबक की, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। क्लियर है? अब यहाँ बताया गया है, पहले इसमें देख लीजिए। नॉर्थ और साउथ है, यानी 2 चुंबक को लिया गया है, एक चुंबक का साउथ साइड और एक चुंबक का नॉर्थ साइड। जब किया गया है तो दोनों एक दूसरे के साथ सटते हैं, यानी आकर्षित होते हैं, अब देखिए 2 चुंबक है, एक का नॉर्थ और दूसरे का भी नॉर्थ। अगर सटाया जा रहा है तो क्या हो रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी वो सटता नहीं है। देखिएगा 2 चुंबक है ना, कभी कभी देखिएगा चुंबकों को एक बार सटाएगा तो सट जाएगा, उसको उलट के लगाएगा तो नहीं सटता। क्या होता है? एक दूसरे से भागता है, यानी प्रतिकर्षित करता है, यानी उसके दोनों ध्रुव को आप सटा रहे हैं। यानी नॉर्थ से नॉर्थ सटाया जाएगा तो प्रतिकर्षित करेगा। उसी तरह है, अगर साउथ ध्रुव, एक चुंबक के साउथ ध्रुव और दूसरे चुंबक के नॉर्थ ध्रुव को, साउथ ध्रुव को सटाया जाता है, उस स्थिति में वो प्रतिकर्षित करेगा। यानी समान रहेगा अगर ध्रुव तो प्रतिकर्षित करेगा, असमान रहेगा तो वो आकर्षित करेगा। यहां हमने क्लियर समझ लिया। अब आते हैं ऊपर, ए, कौन कथन सही नहीं है वाला पे। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। बिल्कुल, मैग्नेटाइट क्या है? ये लोहा का एक अयस्क है और लोहा का सबसे टॉप क्लास का अयस्क है। बहुत लोहा के कई सारे अयस्क हैं, जिसमें से सबसे अगर टॉप अयस्क उसका है मैग्नेटाइट, ये चुंबक होता है। उसके बाद हेमेटाइट आता है और सब कई सारे हैं, लेकिन मैग्नेटाइट जो है लोहा का एक जबरदस्त और टॉप क्लास का लोहा माना जाता है। यानी ये इसमें चुंबकत्वीय गुण होता है और ये प्राकृतिक चुंबक कौन होता है? मैग्नेटाइट। क्लियर है? तो यह तो सही है। 2 चुंबक के समान ध्रुव, दो चुंबक है उसका समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अभी हमने देखा 2 चुंबक है, ये वही चुंबक है, वही चुंबक है, दोनों का समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी ये तो गलत है। क्लियर है? उसके बाद सी, 2 चुंबकों के असमान ध्रुव, माने असमान ध्रुव, एगो साउथ है तो एगो नॉर्थ है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, इसका असमान ध्रुव है, यानी इसका नॉर्थ है और इसका साउथ है, तो क्या कर रहा है? ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। बिल्कुल आकर्षित कर रहा है, ये दोनों का दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। हो गया। उसके बाद देखिए 2 चुंबकों के समान ध्रुव, 2 चुंबकों के समान ध्रुव, यानी मान लीजिए ये इसका साउथ है और इसका साउथ है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ना। दोनों का जब समान ध्रुव होगा तो क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी यह भी सही है। ये तो अभी देखा ही हमने सही है। यानी पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा 2, यानी 2 चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल ये गलत है, आकर्षित नहीं करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर है? तो हमारा यहाँ बहुत सारा चीज चुंबक के संबंध में चीजें क्लियर हो गई। यहाँ हमने सबसे टॉप क्लास की बात जाए, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? अगर प्रश्न आता है मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। हमें यही 4 प्रश्नों, इस एक प्रश्न से कम हम लोगों को 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ से मिले। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, 8वां देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? ये भी चुंबक से संबंधित है। ये चुंबक से संबंधित है। क्या है ये? इसमें पूछा जा रहा है, एक स्वतंत्र रूप से चुंबक जब लटकी होती है तो उसकी दिशा क्या होती है? क्या है उत्तर के ऑप्शन? ऑप्शन है हमारा उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम, उसके बाद क्या है? ऊपर और नीचे, और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा हमारा उत्तर और
दक्षिण। क्या होगा? उत्तर और दक्षिण। फोटो में भी देखिए लगा हुआ है, ये स्वतंत्र रूप से हमने इसको एक चित्र लगाया है जो लटका हुआ है। तो कैसे, किधर है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये किस वे में है? नॉर्थ और साउथ, यानी नॉर्थ मीन्स उत्तर और साउथ मीन्स दक्षिण। या किस कंडीशन में है ये? स्वतंत्र रूप से अगर कोई चुंबक लटका देंगे आप तो क्या होता है? उत्तर और दक्षिण में हो जाता है। जैसे कंपास में भी होता है ना, चुंबक होता है, जैसे कंपास में रखिएगा ना, पट से वो उत्तर दक्षिण की दिशा में अपने आप को वो सेट कर लेता है। ये चुंबक है, कहीं अगर लटका दिएगा स्वतंत्र रूप से ऐसा ही नाच के, और उत्तर और दक्षिण दिशा में वो आके अपने आप को खड़ा कर देगा। ये दिशा भी इससे आपको पता चलता है चुंबक से, इसीलिए ये चुंबक का ही यूज होता है कंपास में। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला है, ये कुछ चित्र हैं और इसके माध्यम से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ क्या है? अब देखिए, यहाँ आपको मिलेंगे कुछ चीजें देखने के लिए। क्या है? देखिए, यहाँ बताया गया है जल चक्र। ये जो फोटो है ये आपको जल चक्र का है। अब देखिए, ये पानी है, ये पानी है, यहाँ पौधा है। देखिएगा कई सारी चीजें कहाँ से होती। पानी, सूर्य के प्रकाश, ये जब सूर्य का प्रकाश इस पानी पे पड़ता है तो क्या होता है? यहाँ से देखिएगा, इस चित्र के माध्यम से बताया गया है, इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कोई चीज। ये पानी में जब सूर्य की प्रकाश, यहाँ जब सूर्य की प्रकाश जब यहाँ पड़ती है तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पौधे पे भी पड़ता है और पानी पे भी पड़ता है। तो सूर्य का प्रकाश जब पानी पे पड़ता है तो यहाँ से जो भाप बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाष्पीकरण। और पेड़ पौधे पे जो पड़ता है और सूर्य का प्रकाश और वहां से जो वाष्प बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसकी प्रक्रिया को क्या बनते हैं? उस वाष्प बनने की प्रक्रिया को उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। यह एक अंतर है। इस जल धरातलीय दल से जो निकलेगा वाष्पीकरण, पेड़ पौधों से जो निकल रहा है वो कहाँ हो रहा है? उसको वाष्पोत्सर्जन करते हैं। अब क्या होता है? अब यहाँ से हुआ और ये बादल बनता है, ये बादल बनता है। और बादल, बादल क्या होता है? यहाँ बादल, उसके बाद ये वहाँ संघनन होता है, वो ऊपर जाके जो प्रक्रिया वातावरण के साथ प्रक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया क्या है? वो बारिश की बूंदों में तब्दील होता है, ये बादल बनता है। और बादल से जब वृष्टि होती है या वर्षा होता है वो संघनन कहलाता है। यही बताने का बात है। यानी यहाँ से पानी से निकला, पौधे से निकला, ऊपर गया, संघनन की प्रक्रिया किया और संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से बारिश बन के वो सारा का सारा फिर नीचे आ गया। ये जल चक्र है। जल चक्र यानी ऐसे जो अगर चला फिर आके ऐसे ही आ गया, ये चक्र हो गया ना, इसीलिए इसको चक्र कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें एकत्रित होती हैं। वाष्पन के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण, संघनन के कारण, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने जाना, देखा कि वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन के कारण ऊपर जब बादल बनता है तो वहां क्या होता है? जब वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वह क्या होता है? वहां बूंद बनती है पानी की और पानी का बूंद बन के वो नीचे की टपकता है। यहाँ भी वही कंडीशन है। ग्लास के बाहर वो क्या होता है? बूंद बनने लगता है और बूंद में आपस में देखिएगा ग्लास से धीरे धीरे नीचे की तरफ वो रिस जाता है, निकल जाता है। यानी बूंद बनने का जो कारण है वो क्या है? उसका कारण है संघनन। कौन सा कारण है? संघनन के कारण जो बर्फ के ग्लास जिस रखा है तो बर्फ के ग्लास पर पानी की बूंदें बन जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? वायु में जल प्रवेश करता है वाष्पन के प्रक्रम के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा, संघनन के प्रक्रम के द्वारा, या ए और बी। अभी हमने जो फोटो देखा उससे हमको पता चला कि वायु में कहां से चला है? एक तो पानी से चला है और एक कहां से चला है? पेड़ पौधा से चला है। यानी एक वाष्पन से चला है और एक किस से चला है? वाष्पोत्सर्जन से वायु में क्या हुआ है? जल प्रवेश किया है। ऊपर जाके वही ना जल प्रवेश करता है, यहाँ वेपराइजेशन होता है, ऊपर जाता है और फिर वहाँ वातावरण से वो प्रतिक्रिया करता है और वो फिर वो संघनन के द्वारा वो पूरा का पूरा पानी बन के नीचे टपक जाता है। यानी यहाँ जो तालाब था, यहाँ से वाष्पन के कारण पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा क्या बनता है? वायु में जल प्रवेश करता है। यानी यहाँ संघनन तो होगा नहीं, संघनन तो पानी टपकना प्रक्रिया कहा जाता है, पानी बन के नीचे उतर जाना। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी वाष्पन के प्रक्रम के द्वारा और वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? 11वां प्रश्न। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः लाने में किस प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है? बड़ा साफ और क्लियर कट है। वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं, होगा कौन सा? वाष्पन। वाष्पन क्या कहलाता है? नीचे से ऊपर जाना। वाष्पोत्सर्जन ये भी पेड़ पौधों के द्वारा जल वायु में प्रवेश करता है। यहाँ तो ये दोनों प्रवेश की प्रक्रिया है और ये क्या है? ये आपको नीचे पृथ्वी तक आने की प्रक्रिया है। पृथ्वी को जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर लाने की प्रक्रिया क्या है? संघनन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 11वां का आपको बी, यानी संघनन हो जाएगा। आइए 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं और 12वां नंबर प्रश्न क्या है इस पर विचार करते हैं। वायु में प्रविष्टि जल धरती को किस रूप में मिलते हैं?
वायु में प्रविष्टि जल धरती को किस रूप में मिलते हैं? वायु में जो जल प्रविष्ट होता है, हवा में जो जल प्रविष्ट हो जाता है वाष्पन के द्वारा, ये प्रविष्टि में पढ़ रहा हूँ, खुद ही मैं गलत पढ़ रहा हूँ। वाष्पन हमने भी कुछ देर पहले देखा, वाष्पन, और एक पढ़ा था क्या हमने, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन हमने पढ़ा था, 2 चीज, वाष्पोत्सर्जन, इससे वायु में जल प्रविष्ट होता है ना। अब यह पूछ रहा है कि वायु में प्रविष्ट जल धरती को किस रूप में मिलते हैं। मान लो जी वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से वायु में तो जल प्रवेश कर जा रहा है, वायु में जल तो प्रवेश कर जा रहा है, लेकिन वो जो जल है पृथ्वी पर किस किस रूप में आती है, माने संघनित होकर किस किस रूप में बन के आता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ, वो वर्षा के रूप में भी टपकता है, हिम के रूप में भी आता है, और ओले के रूप में भी आता है। यानी उपरोक्त सभी इन तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से वायु में जो जल प्रविष्ट हुआ है वो धरती पर आता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या है? वायु में मिश्रित गैसों के संबंध में कौन कथन सत्य है? यहाँ देखिएगा कई सारे प्रश्न आपको बनेंगे। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20.9 यानी 21% है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं, मैंने यहाँ चित्र लगाया, इसमें देखिएगा कि नाइट्रोजन की मात्रा इस चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि 78% है, यानी वायु में सबसे अधिक जिस गैस की अधिकता रहती है वो नाइट्रोजन है, और वह कितना होता है, कुल गैसों का 78% सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही है आपके वायुमंडल में। चलिए तो क्या है, 78% वाला ये ऑप्शन सही है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20.9 यानी 21% है। पूछा जाता है कि वायु में, आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है, वो 21% बताया जाता है, कहीं 20 में एग्जैक्ट पूछ देता है, तो दोनों में कोई अंतर आपको नहीं रखना है, या तो 20.9 पूछेगा या 21 पूछेगा। चलिए सी, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, वो भी आपको यहाँ दिख रहा है, यह भी सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। यहां से देखिए 3 प्रश्न में यहीं से बन गए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। वर्मी कंपोस्ट या कृमि कंपोस्ट में लाल केंचुए का प्रयोग होता है, उसके संदर्भ में कौन कथन सही है? आपने देखा होगा कि कंपोस्ट बनाए जाते हैं, देखिए मैंने ये चित्र लगाया है, लोग गांव में कंपोस्ट बनाए जाते हैं ना, जो जिससे खाद बनता है, वो उसमें कृमि डाले जाते हैं, लाल केंचुआ डाला जाता है। आइए देखते हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसको देखते हैं। जब पढ़िएगा तो आपको दिख जाएगा कि हाँ उत्तर क्या है इसका। पूछ रहा है कौन कथन सही है। केंचुए, लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं। लाल केंचुआ गिजर्ड की सहायता से भोजन को पीसता है। केंचुए को अंडा का छिलका या समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में सहायता करता है, उपरोक्त सही। लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं, ये आपको जानना आवश्यक है। लाल केंचुआ जो होता है उसका दांत नहीं होता है, और लाल केंचुआ जो जो भोजन पीसता है वो किसी से पीसता है, गिजर्ड की सहायता से पीसता है, ठीक है ना। उसके मुंह में, उसके शरीर में जो होता है ना गिजर्ड होता है, उसी की सहायता से भोजन पीसता है। यह एक अपने आप में प्रश्न है, पूछता है कि लाल केंचुआ भोजन को किस किस चीज़ की सहायता से पीसता है, तो गिजर्ड की सहायता से पीसता है। सी, केंचुए को अंडा का छिलका, समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में सहायता करता है, बिल्कुल यह भी कथन सही है। तो यानी इसका उत्तर आपको डी हो गया, इसका उत्तर डी, यानी उपरोक्त सभी कथन वर्मी कंपोस्ट और कृमि कंपोस्ट के संदर्भ में सही है। क्लियर है? चलिए ओके, आज इतना ही प्रश्न था, और आशा है आपको इससे लाभ हुआ होगा और इससे आपको फायदे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया जरूर लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जब अच्छा ही नहीं लगना है तो लाइक करने का प्रश्न कहाँ से बनता है। तो लाइक जरूर कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो कुछ मेरे प्रोत्साहन के लिए कमेंट जरूर कीजिए, और आगे शेयर कीजिए, ताकि आने वाले और भी जो प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनको भी लाभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।